तो मित्रों, आज एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। इस किस्से से हम सभी को एक सीख भी मिलेगी और हम ये भी जानेंगे कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छा करना हमारे लिए काफ़ी गलत हो जाता है। तो किस्सा कुछ इस प्रकार है कि मेरे एक परम मित्र हैं, जो कि मेरे बैचमेट भी रहे हैं और इनके बारे में मैं कहूँगा कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी जुझारू और मेहनती किस्म के व्यक्ति हैं और अपनी मेहनत के कारण ही कई बार ये जीवन में फेल हुए और फिर से उठ खड़े हुए और लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो किस्सा आज से लगभग 1 दशक पहले का है, जब हमारे ये मित्र बैंगलोर में आईटी में ही नौकरी कर रहे थे। तो हमारे इन मित्र के एक कज़िन भाई हैं, जो बीटेक ही किए हुए हैं और उस समय वो एनसीआर में कोई एक ऑपरेशनल या बीपीओ या इस तरह की कोई एक नौकरी कर रहे थे, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा स्कोप या ग्रोथ नहीं रहती है। तो ये जो मित्र के कज़िन भाई हैं, चलिए रेफरेंस के लिए इनको भाई साहब बोल लेते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं, ये काफ़ी परेशान थे उस समय अपनी नौकरी से और चूँकि हमारे जो मित्र हैं, उनके कज़िन हैं ये और काफ़ी क्लोज़ थे उनके। तो जो भाई साहब हैं, उन्होंने हमारे मित्र को सारी बात बताई और स्थिति से अवगत कराया कि भैया ऐसी-ऐसी स्थिति है और काफ़ी परेशान हूँ इस नौकरी में, बहुत प्रेशर है, स्कोप है नहीं कोई ग्रोथ का और क्या किया जाए। तो सारी स्थिति को समझने के बाद हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने सलाह दी कि भई यहाँ बैंगलोर आ जाओ और यहाँ आके कुछ सीख लो, कुछ महीने या 1 आध साल और तुम्हें कुछ बेहतर जॉब मिल सकती है। अगर सीख लोगे तो मैं कहीं न कहीं रेफ़र कर दूँगा, इंटरव्यू करवा दूँगा, कुछ जगह मेरी जान-पहचान है और बाकी ओपन इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, तो कहीं न कहीं आपको एक नौकरी बेहतर मिल सकती है। बहरहाल उस समय भाई साहब ने ये बात आई गई हो गई, इस पे गौर नहीं किया, वही टाल-मटोल रवैया और धीरे-धीरे 1 साल का समय निकल गया। करीब कुछ महीने और निकल जाने के बाद, टोटल 1.5 साल का समय निकलने के बाद, जो भाई साहब हैं, जब उनको ये रियलाइज़ हो गया कि अब वो अपनी करंट जॉब को नहीं झेल सकते हैं, तो वो फाइनली बैंगलोर आए और बैंगलोर आकर के हमारे जो मित्र हैं, इनके साथ रहना शुरू किया। बहरहाल हमारे मित्र का जो भी सीमित अनुभव और जो भी उनकी सीमित जानकारी थी, उसके हिसाब से उन्होंने बेहतर से बेहतर जो है राय देने की कोशिश की और नतीजन इनको एक अच्छा जो इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, वो जॉइन कराया गया। अब जो हमारे मित्र ने हमें बताया कि ये जो भाई साहब हैं, इनका मन उतना था नहीं पढ़ाई में, तो इन्होंने बेमन से वो इंस्टीट्यूट जॉइन तो किया, लेकिन कभी भी उस तरह का एफ़र्ट या उस तरह की मेहनत लर्निंग में या सीखने में नहीं डाली और धीरे-धीरे इसी तरह से काफ़ी महीने निकल गए और खैर इंस्टीट्यूट का कोर्स तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। क्योंकि इधर जो मित्र ने नोटिस किया वो ये कि जो भाई साहब हैं, ये देर रात या यूँ कहें कि अर्ली मॉर्निंग तक 3:30-4 बजे तक सुबह कभी-कभी ये रोज़ रात को देर रात तक लड़कियों से चैटिंग फ़ेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से किया करते थे और नतीजन जब आप ज़ाहिर-सी बात है, जब आप रात में 3:30 बजे या सुबह 4 बजे सो रहे हैं, तो आप सुबह देर से ही उठेंगे। तो जो हमारे मित्र हैं, वो ऑफ़िस के लिए निकल जाया करते थे, उसके बाद ये जो भाई साहब हैं, ये दोपहर में उठा करते थे और कई बार इसी तरह से इन्होंने अपना जो कोचिंग है, उसको भी मिस किया। अब जब ये एक पैटर्न लगातार हमारे मित्र ने देखा, तो इसके लिए बात की भाई साहब से। तो भाई साहब ने तो नकार दिया कि नहीं, नहीं, मैं तो सुबह उठ जाता हूँ, आपके जाने के आधे घंटे बाद ही मैं उठ जाता हूँ। खैर, आस-पास में और रहने वाले मित्रों से उन्हें पता तो खैर पूरी बात लग ही जाती थी। अब कोई चारा ना देख के तो हमारे मित्र ने फिर जो भाई साहब हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको बोला कि ऐसी-ऐसी स्थिति है और ये भाई साहब तो जो हैं, ये बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके। ये चैटिंग करते रहते हैं, लड़कियों से फ़ोन पे बात करना, बाहर घूमना, ये सब रहता है इनका या फिर रूम पे सोते रहना। तो अब यहाँ गौरतलब ये है कि कोई भी पेरेंट होगा जो सीरियस है अपने बच्चे के करियर को लेके, उसको समझाना चाहिए बच्चे को कि ये गलत है, आपको थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, डायरेक्शन गाइडेंस देना चाहिए। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है, बल्कि उल्टा ये होता है कि हमारे मित्र को समझाया जाता है, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो कभी बाहर नहीं गया है निकल के, बचपना है उसमें अभी, समय लगेगा सीख जाएगा और
मेहनत भी बहुत पड़ रही है उसके ऊपर, सीखना पड़ रहा है, उसने कभी पढ़ा नहीं है ये सब, तो इसलिए भी परेशान है वो। खैर, कई बार इस तरह से जब हमारे मित्र ने समझाना चाहा उनके पेरेंट्स को, तो हर बार जो मित्र हैं हमारे, उनको यही सब सुनने को मिला। लास्ट में हमारे मित्र ने मन में बस यही सोचा कि हम भी अपने माँ बाप के बच्चे हैं, हमें भी पैदा होते ही बाहर नहीं फेंक दिया गया था, हम भी कभी ना कभी यहाँ आए थे और हमने भी इसी तरह पढ़ाई करके मेहनत की थी। तो जब हमारे मित्र को समझ में आ गया कि इनके माँ बाप से या घर वालों से कहना बेकार है, और ये भाई साहब हैं, इनसे भी कुछ कहना बेकार है, क्योंकि ये सुनने वाले नहीं हैं और ये अपनी दिनचर्या को बदलेंगे नहीं, अपनी मानसिकता को भी नहीं बदलेंगे, तो बहरहाल हमारे मित्र ने उन भाई साहब को उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया, और जो कुछ भी गाइडेंस या राय दे सकते थे अपनी तरफ से वो देना जारी रखा। इसी तरह से लगभग साल भर निकल गया, और इसी बीच कुछ स्वास्थ्य कारणों से हमारे मित्र को भी बैक टू पवेलियन अपने गृह जनपद आना पड़ा, और ये भाई साहब जो हैं ये वहीं बेंगलोर में रहकर अपनी जो भी पढ़ाई कर रहे थे उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया। अब गौरतलब ये है कि ये जो भाई साहब हैं इन्होंने उस 1.5 से 2 साल के बीच में कभी भी कोई इंटरव्यू देने की कोशिश नहीं की, कभी ये अपने रूम से बाहर नहीं निकले। जिस दौरान में हमारे मित्र वहाँ पर इनके साथ थे, कई बार हमारे मित्र ने कहा कि भाई ओपन वॉकेंस होते हैं, इनमें जाइए, इनमें इंटरव्यूज़ दीजिए, या आपकी अगर तैयारी हो गई हो ठीक ठाक तो मैं आपको कहीं रेफ़र कर देता हूँ, आप जाके वहाँ इंटरव्यू दीजिए। तो हर बार ये भाई साहब ये बोलते थे हमारे मित्र को कि नहीं, अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है, आप मुझे कुछ महीने का टाइम और दे दीजिए, मैं तैयारी पूरी हो जाएगी उसके बाद इंटरव्यू देना शुरू करूँगा। अब तैयारी तो तब पूरी होगी जब आप पढ़ाई करेंगे। बहरहाल समय निकल गया और ये कहीं कुछ नहीं कर पाए। लास्ट में हुआ ये कि जो हमारे भाई साहब हैं इनके पेरेंट्स ने हमारे मित्र से थोड़ा सा कहा कि आपने बुलाया था और नौकरी नहीं दिलवाई, आप ऐसे ही छोड़ के आ गए, कुछ देखिए क्या हो सकता है। तो फिर हमारे मित्र ने अपनी जो पिछली कंपनी थी जहाँ पर वो ये काम कर चुके थे, क्योंकि हमारे मित्र ने काफ़ी मेहनत से काम किया था, इनकी एक अच्छी इमेज बनी हुई थी, तो उस इमेज के आधार पर बात करके इनका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल करवाया। और जब इंटरव्यू हो गया, नेक्स्ट डे इंटरव्यूअर से मित्र को पता लगा कि भाई साहब परफॉर्म करना तो छोड़िए, बेसिक चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन भी सही से नहीं दे पाए हैं, और जो कोडिंग की या प्रोग्रामिंग की बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी उन्हें नहीं पता है। बहरहाल जो मित्र थे वो भी दुविधा में आ गए कि एक तरफ तो मेरा कज़िन ब्रदर है, इनके पेरेंट्स का भी प्रेशर है मेरे ऊपर, और एक तरफ ये भी है कि ये प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में आपको केवल सेलेक्ट ही नहीं होना होता है, सेलेक्ट होने के बाद आपको काम भी करना होता है, और जिसके अंडर में भी आप जाएंगे वो भी यही चाहेगा कि ऐसा ही व्यक्ति आए जो काम करके दे सके। तो फिलहाल इसी तरह से एक जगह और इंटरव्यू इनका कराया गया, वहाँ भी यही स्थिति रही, और बहरहाल ये हुआ कि लास्ट में आकर के इनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, और अंत में ये जो भाई साहब हैं इनके पेरेंट्स ने जगह जगह रिश्तेदारी में, मित्रों में, सब जगह ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारे बेटे का तो भविष्य ख़राब कर दिया, ज़िंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। हमारे मित्र के लिए बोला गया इनके पेरेंट्स की तरफ से कि इन्होंने हमारे बेटे को बेंगलोर बुला के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसकी नौकरी नहीं लगवाई। अब सोचने और समझने वाली बात यहाँ ये भी है कि ये जो भी 1.5 से 2 साल का समय था, इसमें जो भी कन्वर्सेशन हुआ, इस बीच में कभी भी हमारे मित्र ने इस तरह का कोई बात नहीं कही थी कि कोई भी इस तरह का शॉर्टकट है कि आप आओ मैं डायरेक्ट आपकी नौकरी लगवा दूंगा, या ये रही नौकरी, डायरेक्ट नौकरी तो मेरी प्लेट में रखी हुई है, मैं उठा के तुरंत आपको दे दूंगा। ऐसी कोई बात कभी हुई ही नहीं थी। हमारे मित्र ने केवल एक अच्छे उद्देश्य से, एक अच्छे इंटेंशन से अच्छी राय दी थी कि आओ सीखो, खुद को इम्प्रूव करो और अच्छी नौकरी में जाओ और आप वहाँ से ग्रो करो। और उस चीज़ को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया, और नतीजन ये हुआ कि जो मित्र हैं वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगे, टेंशन में आ गए। ये जो भाई साहब हैं इनके पेरेंट्स ने, भाई साहब ने, पूरी फैमिली ने हमारे मित्र से बोलना बंद कर दिया, बातचीत बंद कर दी, और इस तरह के जो ब्लेम हैं वो लगाए गए। बहरहाल ये पूरी बात हमारे मित्र ने हमसे डिस्कस की, हमसे साझा की, और मैंने जब उनको देखा वो काफ़ी चिंता में हैं और ख़ुद को गिल्ट में रख रहे हैं, उनको गिल्ट फील हो रहा है कि भाई मैंने इसे बुलाया, मैं इसे नौकरी नहीं दे पाया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करा जाए, क्या किया जाए, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। फिर मैंने पूरी बात सुनने के बाद उनको समझाया। मैंने कहा ठीक है, आपको अगर लगता है कि आप जिम्मेदार हैं तो एक काम करिए,
वो जो भाई साहब हैं उनको यहाँ बुलाइए और उनको बोलिए कि ये 20 मंजिल की बिल्डिंग है, इसके ऊपर से चढ़ो और नीचे कूद जाओ। मेरे मित्र हंसने लगे, बोले क्या बात कर रहे हो, ऐसे कौन कूद जाएगा 20 मंजिल की बिल्डिंग से। मैंने कहा वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब 20 मंजिल की बिल्डिंग से कूदने से पहले उस व्यक्ति को पता है कि ये मेरे लिए गलत है, मेरा नुकसान होगा इसमें, जो अपनी छोटी सी चोट के नुकसान के लिए आपकी बात नहीं मानेगा, वो आपकी बात मान के अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर सकता है क्या? आपको लगता है कि आपके कहने से या आपके उसको बुलाने से उसका भविष्य बर्बाद हुआ है, या आपको ये लगता है कि उसने केवल आपकी बात मान के अपना भविष्य बर्बाद कर दिया है? उसकी जो दिनचर्या थी, उसने जिस तरह से 2 साल बर्बाद किए वहाँ पे, क्या वो ज़िम्मेदार नहीं है इस चीज़ के लिए? क्या आपने कभी कोई स्टाम्प पेपर पर लिख के गारंटी दी थी कि आप बुलाते ही उसकी नौकरी लगवा देंगे? या आप ठेकेदार हैं इस चीज़ के? या आपका किसी तरह का प्रलोभन था उसको बुलाने का? क्या आपको कहीं से पैसे मिल रहे थे उसको बुलाने के, या आपको कोई और लाभ मिला था? आपने अगर उसको बुलाया, आपको कहीं भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई लाभ मिला है इस चीज़ से? आपका कोई कारण, कोई इंटेंशन रहा है जिससे आप उसकी जीवन बर्बाद कर सकें? तो हमारे मित्र ने बोला कि नहीं, इस तरह का तो कुछ नहीं था, कभी भी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, और मेरा तो इंटेंशन बहुत अच्छा था, मैं चाहता था कि वो नौकरी ले, ग्रो करे और अच्छा करे, बेहतर करे अपने जीवन में। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और मैंने मित्र को समझाया। मैंने कहा देखो ऐसा है, इंसान है, वो जानवर नहीं है। अगर एक जानवर को आप खूंटे से बांध देते हैं और ट्रेन आई, जानवर खुद तो नहीं खोल खोल पाया और ट्रेन से कट के मर गया, तब तो मैं मानूंगा कि आपकी गलती है, आप जिम्मेदार हैं। या कोई जानवर को आपने खूंटे से बांध दिया, बाढ़ आ गई पानी का, वो डूब के मर गया, आप जिम्मेदार हैं। लेकिन ये इंसान है, ये जानवर नहीं है। इंसान को अपना अच्छा बुरा सब पता होता है। इंसान जब कर्म करता है ना, तो उसको पता होता है कि इस कर्म का क्या नतीजा होगा। सबको पता होता है कि शराब नुकसान देती है, उसके बावजूद कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग उसको हाथ नहीं लगाते हैं। तो ये अपना अपना बुद्धि और विवेक है। और अंत में मैंने अपने मित्र को यही समझाया कि जो व्यक्ति अपनी सफलता या असफलता की जिम्मेदारी लेने के लायक भी नहीं है, अपनी असफलता के लिए अगर जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, तो मेरी नज़र में वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, जानवर से भी बुरा है। जानवर से भी बुरी स्थिति है उसकी। क्योंकि आप इंसान हैं, आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। कोई आपको कुएं में कूदने को बोलेगा, आप नहीं कूद जाएंगे, और अगर आप कूद रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो अपने किए गए कर्मों के नतीजे भुगतने के लिए भी आप स्वयं तैयार रहें। उसके लिए आपको दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने किसी को राय दी और उस राय से अगर उसका भला हो गया, तो क्या वो दुनिया में जाके बोलेगा कि मेरे को इनकी राय से भला हुआ है? अगर नहीं बोलता है, तो मेरी दी हुई राय से अगर किसी का बुरा होता है, तो भी उसका जिम्मेदार वो खुद है। और दूसरी बात, तो राय दुनिया देती है, राय देने के पीछे का मकसद भी देखना चाहिए। मैं तो राय दे रहा हूँ किसी को, जाओ आईएएस अधिकारी बन जाओ, है तुम्हारे अंदर बूता तो जाओ बन जाओ। भाई अगर तुम्हारे अंदर बूता है, आप अगर कर सकते हो, मैं तो कह रहा हूँ जाओ मुख्यमंत्री बन जाओ उत्तर प्रदेश के। और मैं ये भी कह रहा हूँ जाओ कुएं में कूद जाओ। मेरे कहने से अगर आप इतने आज्ञाकारी होते मेरे, या आप अपने माँ बाप के इतने आज्ञाकारी होते, या इतने आज्ञाकारी होते, तो आप कुछ ढंग का कर नहीं पाते। आप कुछ कर नहीं पाए। अब जब कर नहीं पाए तो वो कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आपको किसको देना है दोष? अपना तो आप कभी गलती मानेंगे नहीं, अपना दोष तो आपको कभी दिखेगा नहीं। तो अब आपको दोषारोपण करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो वो दोष उन्होंने हमारे मित्र के ऊपर जड़ दिया। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अपने मित्र को काफ़ी समझाया। मैंने कहा गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जितना डिजर्व करता है ये प्रकृति उसको उतना ही देती है। प्रकृति आपकी मेहनत और नियत के हिसाब से ही आपको देती है। आप भले कितने भी अमीर और बड़े परिवार में पैदा हो जाएं, आप भले ही, फिर से दोहराऊंगा, आप भले ही कितने भी अमीर और बड़े परिवार में पैदा हो जाएं, नियति और प्रकृति आपको देगी उतना ही जितना आपने कर्म किया है। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, देखा सिर्फ इतना ही नहीं जाता है कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं, देखा ये भी जाता है कि आपने चलना कहाँ से शुरू किया है। कुछ लोगों का स्ट्रगल ही BMW से शुरू होता है, और कुछ लोगों के पास एक टूटी साइकिल भी नहीं होती है, और कुछ लोग तो ऐसे भी अभागे हैं जिनके पास पैर भी नहीं है अपने चलने के लिए। तो दोस्तों, इस किस्से से हमें क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि आज क्या जो वर्तमान युग चल रहा है, इसमें
आप किसी का भला भी करना चाहेंगे, अंत में आपके पास बुराई आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो पहली सीख कि कभी भी किसी को राय ना दें, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो 50 जगह से राय लेते हैं, अंत में करते वही हैं जो उनके दिमाग में चल रहा होता है या जो उनकी लत या हैबिट में होता है। लत शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी हैबिट, अपनी लत जिसे सुधारना नहीं आया वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। जो अपनी हैबिट्स, अपनी लतों का आदी है ना, जैसे मुझे पता है मैं कई महीनों से सोच रहा हूँ कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे मसल्स बनाने हैं या कुछ भी एक्स वाई जेड, एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, लेकिन मैं सुबह कभी 9 बजे से पहले सो के ही नहीं उठ पा रहा हूँ, तो कैसे होगा? अब मैं इसका दोषारोपण करने लगूँ कि भाई बिजली वाले बिजली काट ले रहे हैं, मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, या मैं दोषारोपण करने लगूँ भाई मच्छर बहुत लगते हैं, रात में नींद पूरी नहीं होती इसलिए मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। ये मेरी बेवकूफ़ी है। ना तो उन मच्छरों पे दोषारोपण करने से मुझे कुछ प्राप्त होगा, ना ही बिजली विभाग की बिजली कटौती पे दोषारोपण करने से मुझे कुछ प्राप्त होगा। जो भी समस्याएँ हैं उनका निवारण भी मुझे ही करना पड़ेगा, और मुझे जो करना है जीवन में वो मुझे ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मुझे करना है, और तभी मैं आगे जा सकता हूँ। तो ऐसे दूसरों पे दोषारोपण करने वाले व्यक्तियों के लिए बस एक बात यही कहना चाहूँगा कि खुद का स्टैंड लेना सीखिए। ज़िंदगी में छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता है, अगर आपने इतना छोटा-सा भी कदम आगे बढ़ाया है ना अपने दम पे, तो आप इंसान कहलाने लायक हैं, वरना जानवर से भी बदतर ज़िंदगी है आपकी। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए विदा लेता हूँ। बाय बाय।